पहला तो सर थैंक यू सो मच कि मैं तो अंदर अवॉर्ड कर रहा था, मेरे साथ में भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ था कि मेरा थोड़ा सा नाम हो जाएगा करके, लेकिन आप लोग आज 2-3 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हो, ये अनबिलीवेबल है। हाँ कितना 5.5 घंटे से यार, सही में यार मैं दिल से तुम लोगों को माफ़ी मांगता हूँ कि टेक्निकल रीज़न की वजह से जो 2 घंटा शो डिले हो गया और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, तो सही में सही तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर दिल करे तो माफ़ करना, वरना माफ़ नहीं करना, उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। सर आप उसके बारे में बताइए, इतनी सारी सक्सेस, इतने सारे प्यार मिले हैं, दादा साहब फाल्के का क्या बोलना चाहते हैं? देखो, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जो है ये हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सिर्फ हर साल 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के के बर्थडे के दिन हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये सिर्फ फीमेल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट होगा तो ही हम लोग इसके अंदर एनरोल करते हैं। आप मैम कुछ बोलना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि हमारा अवार्ड काफ़ी 2 घंटा डिले हो गया टेक्निकल इशू की वजह से, सर ने बताया ये, तो सॉरी एंड थैंक यू दोनों एक साथ। और अवार्ड के बारे में ये बोलूँगी कि जैसे कि आज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के का बर्थडे भी है, और वो हमें उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्रिविलेज मिला है, तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें आज ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे अवार्ड में पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे। बेसिकली हमारा अवार्ड था बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, जो फीमेल राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर वुमेन के सब्जेक्ट के ऊपर जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, तो हम उनको ही सम्मानित कर रहे थे अवार्ड से। तो सम्मान देकर या सम्मान लेकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबको अप्रिशिएट करके, तो थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक साथ जो है कॉन्सेप्ट इनका एक साथ में प्यारे आप लोग ने ऑर्गेनाइज किए, फिल्म भी है, अवार्ड भी है, शॉर्ट मूवी के भी आपने सम्मान प्यार दिया, क्या है इनका प्रोजेक्ट से? सर ये सवाल बहुत अच्छा किया, इसलिए थैंक यू सो मच। ख़ास करके मैं आज जो सियासती लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक जाती, दूसरी आती, दूसरी आती, तीसरी आती है, लेकिन जो आम इंसान की जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ अपनी जगह पे है। तो ये कॉमन मैन की तकलीफ़ सॉल्व तब तक नहीं होगी जब तक कि इसकी ज़िम्मेदारी हम खुद नहीं उठाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो। आप इसको उजागर करने की कोशिश करें कि हम सिर्फ धर्म मज़हब के नाम के ऊपर, राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो, इससे हमारा घर नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमारा ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ हमको रोटी की ज़रूरत होती है, और ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, जो कुदरत ने फ्री में दी है। जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनकी सारा वेरिफिकेशन करके देख लो, करोड़ों अरबों की जायदाद है, लेकिन कोई भी आम इंसान के बारे में नहीं सोचता। रोज़ के 500-1000 रुपया कमा कर लोग अपनी दिन निकाल रहे हैं। लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम लोग ने एक अवार्ड का एक नया रूप दिया है ताकि लोगों में जागरूकता आए। सामाजिक मुद्दे पे जो फिल्में बन रही है, ये सिनेमा के ज़रिए हम थोड़ा सा लोगों को प्रोवोक करें, और आप लोगों के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों तक हम पहुँचते हैं तो शायद हम सफल हो जाएंगे। इन दिनों दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए इस पर? स्टेट अवार्ड भी होता है दादा साहब फाल्के के नाम से मेरे ख्याल से जो मेरे नज़र में है लगभग 14-15 प्रकार के अवार्ड होते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये जो अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के सिनेमा से कनेक्टेड थे, लेकिन और भी फील्ड से कनेक्टेड लोगों को अवार्डेड दिया जा रहा है। और इस अवार्ड के अंदर ये नहीं देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आप दादा साहब फाल्के अवार्ड दे रहे हो वो व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है, वो क्या है। दूसरी बात यह है, इसीलिए हम लोग ने दादा साहब फाल्के को मोनोपोली किया, और हम सिर्फ 30 ही लोगों को, 30 लोगों को अवार्ड देते हैं फीमेल ओरिएंटेड रिलेटेड कंटेंट, और ये सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किया है। इसके अलावा क्या क्या आपकी तरफ से नया आने वाला है, कब क्या करने वालों के हैं? मेरी एक बहुत ही बेहतरीन अभी फिल्म आने वाली है, लव जैसा प्यार, जो अभी 2 महीने बाद अमेज़ॉन प्राइम पे वो रिलीज़ होगी, आप देखिएगा ज़रूर, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह मोबाइल एडिक्शन युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, और मोबाइल के ज़रिए किस तरह पार्टी आप पे रूल कर रही है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो। आखिरी में आप आपका जो अवार्ड शो रहा है उसके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं आपको फ्रेंड्स? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा और अहम जो हमारा अवार्ड था वो था फाइट फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड, कि इंसानियत के लिए और समानता के अधिकार के लिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, हमको सब ने मिलाकर अगर हमने संविधान को नहीं बचाया तो आने वाले कल में सारे के सारे लोग गुलाम होंगे इस देश में, और ये लिखित है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये दूसरी बार हुआ है मेरे पूरे करियर में कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मुझे। सो एक बहुत पहले मिला था, आई थिंक शक्ति से जस्ट पहले, और उसके बाद अब ये दोबारा मिला है। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि मैं पढ़ना चाहूँगी। इस पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। सो जब भारत सरकार लिखा होता है आपकी ट्रॉफी पे, तो उस में आप मतलब क्या कहें, सिर्फ आप ऐसे हाथ जोड़ के कहोगे कि थैंक यू सो मच। थैंक यू भी बहुत छोटा सा वर्ड है। सो मेहनत का फल है। बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लिए हैं बहुत ट्रॉफीज़, लेकिन ये हमेशा स्पेशल रहा है और रहेगा। सो बस आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, अच्छा अच्छा काम करते रहूँ। और ये इसलिए भी मिला है कि मतलब ये ट्रॉफी क्यों मिली है मैं वो भी बताना चाहती हूँ। इट्स फॉर माय आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविज़न। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे टीवी से बहुत प्यार है, मेरे लिए टीवी सबसे पहले। अगर कभी OTT करती हूँ, फिल्म करती हूँ, जो भी करती हूँ वो सब बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए सबसे ऊपर टेलीविज़न है। बहुत प्यार दिया है टीवी ने, मैंने भी बहुत मेहनत की है लेकिन जो प्यार टीवी ने दिया है वो सर आँखों पर और सर झुका के नमन। थैंक यू वेरी मच। रोज आपके काम गिनवाती चली गई, आप थक गई, आपके काम खत्म नहीं हुए। हाँ, अरे क्यों ख़त्म हो, मैं तो चाहती हूँ कि आखिरी सांस मैं अपना काम करते करते ही लूँ। कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए कि इतना काम आप कर चुकी हैं? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कहता है कि अरे तुम तो कर ही लोगी कुछ ना कुछ, तुम तो बैठने वाली नहीं हो, तुम तो कर ही लोगी काम। और जब मेरा नाम अच्छे एक्टर्स में आता है तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं स्टार नहीं हूँ ना, मुझे स्टार बनना है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि जब भी काम करूँ, जब भी कैमरा फेस करूँ तो लोग यही कहे कि बढ़िया एक्टर है यार, इसका काम अच्छा लगा। तो मेरे लिए यही चीज़ मैटर करती है और आगे भी करती रहेगी। और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, सो ऐसे ही देते रहिए साथ मेरा। अच्छी एक्टर तो आप बन गई हैं, अच्छी पॉलिटिशियन तो उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं एक्टिंग की बातें करते हैं। मैम एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं मैम। ऑलरेडी टीवी, बॉलीवुड, टॉलीवुड आपने सब कर रखे हैं। कौन ऐसा ही जो है आप करना चाहता है, कौन आपके रोल मॉडल जैसे दिख रहा है, आप प्रेरणा आगे बढ़ाते हैं, प्रेरणा जो आपका है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमें सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे रोल मिले उसे मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँ। जो भी उम्मीदें मुझसे हैं मेकर्स की, मेरे फैंस की, उस पर मैं खरी उतरूँ। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मैंने पहले किया है या तो फिर जो रूटीन टीवी में चलता है उससे थोड़ा सा अलग करूँ ताकि वो बोरिंग ना लगे। दैट्स इट। आपने कॉमेडी भी की है, आपने सीरियस रोल भी किए हैं, दोनों ही काफ़ी बखूबी आपने किए हैं, आपकी टाइमिंग में अच्छी कॉमेडी की थी। क्या ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे भी कॉमेडी? आप प्रे करो, मैं करना चाहती हूँ कॉमेडी, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में। आप प्रे करो कि मुझे मिल जाए जल्दी कुछ, जैसे कॉमेडी सर्कस था और कॉमेडी सर्कस की बहुत सारे सीज़न मैंने किए हैं, तो ऐसा कुछ मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। और मैं सच बताती हूँ बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत बहुत। सो करना चाहूँगी, इट्स टू मच ऑफ फन। रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी। सो जितने भी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन सबको सलाम, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो हंसा पाते हैं तो उनमें भर भर के इमोशंस हैं और बहुत टैलेंटेड है वो लोग। मैम रिसेंटली दंगल टीवी की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने कहा, उनके जो प्रोड्यूसर है जब शूट करते वक्त उन्हें रूम में बंद कर दिया गया, उन्हें लॉक कर दिया गया, ऐसा उन्होंने खुद सोशल मीडिया में आकर कहा। और उनके पेमेंट्स भी नहीं किए जाते, 3-3 महीने का आप जानते हैं हर एक्टर को लेट पेमेंट जाते, चैनल साइलेंस रह जाता है। हाल ही में एक एक्टर को निकाल दिया गया बिना नोटिस पीरियड देके। अगर एक्टर कुछ टैंट्रम भी करा तो एक नोटिस पीरियड
देना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि टीवी इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन जो वर्क कंडीशन है एक्टर्स की, पेमेंट्स को लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने किस्सा बताया मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या रीज़न है, क्या वजह है मुझे नहीं पता, बट कमरे में बंद करना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे मतलब वो बात इतनी आगे बढ़ी कि एक प्रोड्यूसर को, एक्टर को कमरे में बंद करना पड़ा। सो आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। और जब पेमेंट की बात है तो जब आप काम मांगने जाते हो, आप ऑडिशंस करते हो, आप लुक टेस्ट करते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपके सर पे बंदूक नहीं रखी गई है कि आप साइन करो। आप तभी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करो, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पैसा जो मिलता है वो उस टाइम के बाद ही मिलता है। वो 90 डेज़ है या 60 डेज़ है, उन्हें भी तब मिलता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले से बात कर लो। मुझे ना बहुत सारे एक्टर्स की ये एक बात बहुत बुरी लगती है कि जब आप काम मांगने जाते हो, जब आप ऑडिशन करते हो, लुक टेस्ट करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तब आप हाँ जी करके कर लेते हो। उसके बाद जो टैंट्रम शुरू होते हैं, मैंने खुद देखे हैं एक्टर्स के टैंट्रम। सो लेट्स नॉट ओनली ब्लेम द मेकर्स कि वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। एक्टर्स आपको पता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक्टर्स क्या क्या नहीं करते। मुझे भी पता है। हाँ, तो लेट भी आते हैं, रेडी होने को भी टाइम लेते हैं, सेट पे आने के लिए भी टाइम लगाते हैं, 4 लाइन ढंग से बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने देखे हैं। लेकिन वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। वो 15 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले तो वो एक्स्ट्रा 15 मिनट का बिल देते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये कहेंगे कि एक्टर्स विक्टिम है, तो जो मैंने देखा है, मैं ये कहूँगी कि प्रोड्यूसर्स मेरे सामने मैंने बेचारे देखे हैं एक्टर्स के सामने, और बहुत सफ़र किया है। और बहुत सारे शोज़ हैं जो एक्टर्स की वजह से बंद हुए हैं। तो आई वुड से कि अगर एक्टर्स ये करते हैं, पहले 12 घंटे प्रॉमिस करते हैं, फिर लेट आते हैं, फिर वो जो भी नाटक करते हैं वो रिप्लेस देम, टीच देम अ लेसन, शो देम कि एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल इन दिस इंडस्ट्री। कोई भी ऐसा नहीं है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। द शो मस्ट गो ऑन। और टेलीविज़न में शो ही है जो इम्पॉर्टेंट है। नथिंग एंड नोबडी इज़ बिगर देन द शो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। अभी आप कितने प्राउड या खुद को कहते हैं कि मैं टीवी एक्टर हूँ, लेकिन कई सारे टीवी एक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनको कहना है कि हम टीवी एक्टर, हमें मत। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीवी एक्टर। मैंने अभी भी कहा कि टीवी ने बहुत प्यार दिया और मेरे लिए टीवी सबसे ऊपर है। और मैंने पहले भी कहा, जब मुझे ये कहा गया था कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी टू डू OTT, तो मैंने उनको नमस्ते कर दिया और मैं कहा नहीं, मैं टीवी से ब्रेक नहीं लूँगी। हाँ, अगर टेलीविज़न मुझे खुद ब्रेक दे देता है तो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ब्रेक नहीं लूँगी। मेरे लिए टेलीविज़न सबसे ऊपर है। सो जो देखो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को फिल्म करना होता है, किसी को OTT करना है, किसी को कुछ और करना है। बट मैं जहाँ से आई हूँ, जिस चीज़ ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे लिए सबसे पहले, और वो है टेलीविज़न। मैम, आखिरी सवाल, 2023-24 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, शादी भी हुआ, नीरजा शो भी किया। अरे शादी तो मैंने 2020 में किया है। नीरजा शो भी अच्छा किया आपका। जिस तरह चुनाव का माहौल में अगर मौका मिले आपको, चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे चुनाव में? नहीं लड़ना चाहूँगी। आज बताती हूँ खुल के। जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से देखते हैं हमें नहीं पता होती। जब हम अंदर जाके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आई, दिखाई दी, थोड़ा सच पता चला, और अच्छाई भी पता चली, बुराई भी पता चली। एंड इसलिए कहना चाहूँगी कि अभी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मैं अभी बहुत कुछ और सीखना चाहती हूँ और कुछ देखना चाहती हूँ। अभी मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो ब्रेक नहीं लेना चाहूँगी टीवी से, और ऊपर वाले की दया है कि टीवी भी मुझे ब्रेक नहीं ले रहा है। बहुत जल्दी एक नए शो के साथ आप सबके सामने आऊँगी, सीधे प्रोमो दिखाऊँगी। तो आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी प्रोमो हो जाए और आपके सामने लाऊँ और बढ़िया काम करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एक्साइटेड हूँ सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म, और पहली फिल्म में
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना ये बहुत ही लकी समझता हूँ मैं अपने आप को, बिकॉज फाल्के जी वॉज द पायनियर ऑफ फिल्म मेकिंग और यू नो ही इज़ द गॉड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और उनके आशीर्वाद से अगर मुझे सम्मानित किया गया है तो, और वो भी उनके जन्मदिन पर, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए कोई नहीं है। एंड आई सिंसियरली थैंक विक्रांत मोरे जी एंड MP Enterprises टू कंसिडर मी। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अलावा कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? जी बेसिकली मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग के बाद अब कोविड के बाद आई हैव ऑल्सो टेकन इनटू डायरेक्शन। कई सारी कहानियाँ हैं जिन्हें मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी मैं राजकुमार कनौजिया जी हैं मेरे मित्र, उनके साथ एक ह्यूमरस सीरीज़ कर रहा हूँ विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू यू नो इंडियन एक्टर्स, एंड वो एक माइम के ज़रिए हम पेश कर रहे हैं। साइलेंट कॉमेडी है, ब्लैक एंड वाइट है, उसका नाम है गोटिया पोटिया। ये काफ़ी इंस्टाग्राम पे फेमस है और बहुत लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। बहुत लोगों तक ये रील्स पहुंच रहे हैं। थॉट प्रोवोकिंग है, साइलेंस है, 15 सेकंड से 30 सेकंड में हम पूरा खेल जाते हैं एक ही टेक में, और लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये प्रयास हमारा है कि हम आगे इसे ले जाएं और ये सिनेमा में परिवर्तन इसका हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मुझे मेरी बुक के लिए मिला है। ये बुक एक नॉवेल है, लावणी आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है, तमाशा कलावंत जिसे हम कहते हैं। लावणी इज़ महाराष्ट्र कल्चर्स इनक्रेडिबल पार्ट, सो दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन that art, and this is my first book and first award. So thank you so much for this award. I thank all the Dada Saheb Phalke Film Puraskars team for this beautiful award, and I am looking forward to make a beautiful complete Marathi film on this book. So let's hope for the best. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू, विश ऑफ लक। Thank you. दादा साहब फाल्के के जन्मतिथि पे, और ये एक बेस्ट एक्ट्रेस का मुझे अवार्ड मिला है मेरी फिल्म बथौन सिविरोखाम 2 के लिए। तो वाकई में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। This is for my Konkani language movie Tarpana. I'm basically from Karnataka, but a prestigious organization from Maharashtra is recognizing our work, and we are extremely happy. Our team is here. One of our actors, Anuj Nayak, has won Best Actor. I'm equally happy for that too. So Tarpana basically is a movie on family emotions. It is about an ego-affected father-son relationship, wherein losing one of them, one losing the other, and the effects after a personal loss. We have dealt with a very emotional topic, very important topic for the current generation, and also regarding the screenplay, the narration of the movie. We have not gone through a normal narration. We have tried something different in the Konkani language, and we should be extremely proud that for a market like Konkani, where not many of the audiences know about this particular language. So for this language, the kind of quality that we have given with this movie, we are extremely happy about that for now. Thank you. अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, सारे अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि आज ग्रेट अवार्ड मिला है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के। और मैं समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड और रिवॉर्ड मिलते रहने चाहिए। इससे कलाकारों को जोश और मौज आती है, वरना आज के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। सुनील जी, क्या कहना चाहिए, आपको हर प्रकार के अवार्ड मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड बाकी है जो आपको अभी तक नहीं मिला है? क्या कुछ अगर आप बताएं। देखिए, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे रोज़ ही मिलते रहता है, वो है आप जनता का प्यार, दर्शकों का प्यार। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भीड़ नहीं लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये जनता है और ये यही जानता है। यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो
तो मैं कॉमेडियन से तमाम कलाकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में जो जनता कर रही है हंसना, वो और मुश्किल काम है। तो बहुत मुश्किल काम है। ये जनता जो है ये वो हस्ती है जिनकी वजह से हमारी हस्ती है। सर आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखता है? बहुत बड़ा भैया अवार्ड जो है जोश भर देता। मैंने कहा ना कि हम कलाकार को, तो जैसे तुमने कहा अगर मैं अवार्ड का नाम लूँ तो और बहुत सारे अवार्ड है जो रोज़ाना मिलते हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी मिले। लेकिन हर अवार्ड अपने आप में एक ग्रेट ही अवार्ड होता है, वो कोई उसका एक रिस्पेक्ट होता है। मुझे मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की और जिम्मेदारी की बात है कि कल को मुझे और अच्छा काम करना है ताकि दर्शकों को मैं और दिल से हंसा सकूँ और खुश रख सकूँ, कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। इसलिए ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना मोमेडियन हूँ, मेरा मज़हब है हंसाना, मैं बस कॉमेडियन हूँ। रिसेंटली राखी सावंत ने आज कहा है कि वो मंडी से लड़ने वाली कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से, ऐसा उन्होंने कहा है, मतलब लड़ना चाहती है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मंडी के 3 मतलब निकलते हैं। एक मतलब मंडी मतलब मार्केट, ये मार्केट के दोस्त कंगना रनौत के खिलाफ लड़ना चाहती है राखी। हाँ तो अच्छी बात है। आज उन्होंने अपना इच्छा जताया। हाँ तो समझ लो कि दोनों मीडिया की बेटी हैं, दोनों मीडिया, एक राखी सावंत जो मीडिया की बेटी है और दूसरी कंगना रनावत। तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है, और ये अगर मंडी से लड़ रही है तो मैं समझता हूँ कि मंडी जो है वो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, इलेक्शन का मार्केट है, और इन दोनों की वजह से ये मार्केट और गर्माया जाएगा क्योंकि दोनों बहुत हॉट है। लेकिन आपको लगता है राखी जी इतने दिनों के बाद आई है दुबई में थी, क्या लगता है कि राखी जी तो कोर्ट ने कहा है कि पेश हो जाइए मुंबई पुलिस के सामने, नहीं तो क्या कहना चाहिए, क्या ये सुलझ जाएगा कि नहीं? भाई वो जोगेश्वरी में रहती, लेकिन जुडिशरी की सम्मान अगर नहीं कर रही है तो जोगेश्वरी में रहने का फ़ायदा नहीं है। न्याय जो है, कानून जो है, वो हम सब के लिए बड़ा रिस्पेक्टेड है। अदालत जो है अपनी अदा की लत कहीं और दिखाई है, लेकिन अदालत में आई है क्योंकि यहाँ फैसला जज की बात से होता है, जज्बात से नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुनावर थे, आप मुनावर को बीच में फैंस ने अंडे से मारा, ऐसा कई सारे सोशल। अरे उनको अंडा मिला होगा, डंडा नहीं मिला होगा। डंडा मिलता तो डंडे से मारते। क्यों ऐसा क्यों बोलो? गाली गलौज करने वाले की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। गाली गलौज करने वाला मेरे लिए एज गुड एज आतंकवादी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, गाली गलौज के ज़रिए अगर कॉमेडी भी नहीं कहूँगा, परफॉर्म करता है, पर मतलब कुछ जो भी करता है उससे हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी जो है वो ख़राब हो रही है। और ये जो पीढ़ी है ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि ये पीढ़ी नहीं, ये हमारी डीपी है, ये आने वाले ज़माने की हमारा भविष्य है, और भविष्य को बरगलाने वाला आतंकवादी से कम नहीं हो सकता। आजकल बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो एक्टर्स को नहीं करने चाहिए। ऐसे ही एक पान मसाला का ऐड है जिसे टाइगर शर्मा भी करना चालू कर दिए। वो कोई सेम ऐड है जो बड़ी मियां यानी कि अक्षय कुमार ने छोड़ दिया था। ये क्या कहना चाहेंगे, क्या नए एक्टर्स को ये इस तरह के ऐड करने चाहिए पान मसाला का और सीनियर एक्टर्स? किसी भी कलाकार को पान मसाला का, भले उसका शॉर्ट फॉर्म PM होता है, लेकिन PM को ऐसा भी प्रमोट मत करो कि लोगों तक गलत जाए। मैं तो गलत जगह प्रमोट मत करो। पान मसाला का ऐड किसी भी आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए, शराब का ऐड किसी को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये करने से लोगों में गलतफहमी बढ़ती है और प्रॉब्लम होता है, पीढ़ी ख़राब होती है। जैसे हमने कहा ना कि हीरो जो है, हीरो शुड बी हीरो। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जैकी श्रॉफ साहब को। जैकी श्रॉफ उनके फादर है, तो जगह जगह पेड़ बांट रहे, हरियाली बांट रहा, बेड़ू तू बड़ा बच्चा, बच्चा बेड़ू लो, पेड़ ट्री लो, बेड़ू ट्री लो। पेड़ बांट के दुनिया को जंगल करना चाहते हैं ताकि टाइगर जंगल में सेफ रहे, और ये दुनिया के बच्चों को सेफ अनसेफ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइगर श्रॉफ भी अच्छा कलाकार है। कभी कभी मुझे शक होता है कि जैकी श्रॉफ का बेटा है, ये जैकी चैन का, हरकतें उसकी जैकी चैन जैसी है। लेकिन बिड़ू हमारे जगुदा का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लव यू बिड़ू। थैंक यू। तो मैं वाकई सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करते आए हैं दादा साहब फाल्के, आज उनके मैं अवार्ड समारोह में आया हूँ। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और रही बात पोटिया, ये हम पार्था आकेरकर जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार है और
और अच्छी बात यह है कि आज पार्था आकेरकर को यहाँ पर सम्मानित हुए हैं बेस्ट डायरेक्टर के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है अंतर्नाथ द वॉइस विद इन, उसके लिए वो नॉमिनेट हुए थे, उनको अवार्ड मिला यहाँ पर। तो सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ आप मीडिया के ज़रिए, और साथ ही साथ मैं ये साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि पार्था और हम दोनों मिलकर के गोटिया पोटिया नाम का एक सीरीज़ चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल, और जिसे आप लोग की दुआ से अभी फिल्म और वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये आपको बड़े पर्दे में दिखेगी। और ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं, और लॉरेन हार्डी ये टॉकी नहीं है, म्यूट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके का हमारा ये पूरा है सीरीज़, और हम 2 ही कलाकार इसमें रहते हैं, तीसरा कोई नहीं रहता, और सिर्फ हम साउंड के बूते पर इसको अभिनय के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारा तालमेल। और बाकी आप उनसे पूछिए और कुछ पूछना। एक बीमारी के ऊपर कंसेप्ट है, हार्ले के नीचे कोशिश करके कंसेप्ट है कि जो बचपन में ही मतलब पैदा होते ही वो बीमारी बच्चे को हो जाती है, तो उसको राक्षस बोला जाता है। तो वो राक्षस नहीं है, तो वो डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ है, वो क्या है वो और कैसे होता है, उसके बारे में ये शॉर्ट फिल्म में बताया गया है। और मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ है प्रवीण पवार, और थैंक यू ये अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक आ रही है तोता उड़ मैना उड़, और एक आ रही है ट्रिपल तलाक, एक है सुस्वागतम खुशामदीद, और एक है भूत आगतम। 4 फिल्म है, और एक वेब सीरीज़ है द पेपर ट्रायल। तो इतना सारा काम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। हमारा जो सीरीज़ मैंने कहा पार्था और मेरा गोटिया और पोटिया, इसको लेकर के, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरी अपना आइडिया है और अपना डायरेक्शन है। और गोटिया पोटिया टाइटल जो है वो पार्था जी ने ही दिया है, और बाकी मैं पार्था जी को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और आगे बढ़ाए कार्यक्रम को। फिल्म बनाई है शी जस्टिफाइड करके, और जो हम देखते हैं हमारे घर में बच्चियां हैं या विमेन हैं, उनके जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उन्हीं को बचपन से ख़त्म किया जाता है। तुम तेज़ आवाज़ नहीं बोलना, कुछ भी है नहीं करना, ये वैसे करो, ताकि वो सिर्फ ध्यान क्या दिया जाता है कि 20 साल बाद या जब लड़की बड़ी हो जाएगी तो अगले घर में जाके एडजस्टेबल बन जाए। पर ये नहीं सोचता बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गया, वहाँ पे उसकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही, तो वो बच्ची आगे क्या करेगी। और हम देखते हैं समस्याएं होती हैं, और 20 साल बाद जब भी उसकी शादी होती है, उसके बाद उसके बाद अगर कुछ समस्या आई तो फिर सब लगते हैं अब इसको आगे पढ़ा देते हैं, अब इसका या तो दूसरा शादी कर देते हैं, जैसा भी लड़का मिले उससे कर दो, या फिर उसको अब पढ़ाओ, कुछ तो करो, कहीं तो नौकरी लगा दो। ये सारी चीज़ें बाद में सोची जाती है, पर क्यों नहीं उसके लिए यही सब चीज़ें पहले से सोच ली जाए। अब तो समाज में इतनी सुविधाएं, अब तो हर नौकरी में भी इतनी सुविधाएं हो गई। पहले जैसे रेस्ट रूम्स और ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो हर जगह विमेन को नहीं लिया जाता था। आजकल तो हर तरह की हमारे पास मोटर व्हीकल्स हो गए हैं, तो सारा तो समाज जब बदल रहा है तो अभी भी हम उसी तरह से अगर बच्चे को बड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये गड़बड़ होगा। तो इस मूवी का मुद्दा यही है, शी जस्टिफाइड, मतलब आज के दिन भी समाज में औरतें जो मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसको जस्टिफाई करती है कि ये सब ठीक है। और जब औरत ही इसको जस्टिफाई करेगी तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कितने भी लॉज ले आओ, कुछ नहीं सहायता कर सकता उसका। और अगर हम देखा जाए ऑल ओवर इंडिया, जो हम कहते हैं कि शायद नॉर्थ बेल्ट या इस बेल्ट में ज़्यादा घरेलू हिंसा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से अच्छे एजुकेटेड स्टेट्स भी हाई नंबर पे हैं जहाँ विमेन खुद जस्टिफाई कर रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस ओके है। जी थैंक यू। शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है जठरे शयनम, वो सत्य घटना पर आधारित है, और वो एक मनोदिव्यांग महिला की प्रेगनेंसी की जर्नी के ऊपर है। और फैन से क्या कहना चाहिए, दर्शकों से आप क्या कहते हैं? दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि मेरी ये जो फिल्म है उसका जो सोशल कॉज है, और मेरी कोशिश ये जठरे शयनम के थ्रू जो लोगों को दिखानी है
वो यही है कि ये जो सेंसिटिव इश्यू है, जिसके पास न पैसा है, न परिवार है, न कोई साथ है, न सहकार है, फिर भी ये जो नव सर्जन का जो पथ पर वो अकेली चल रही है, उसके वो सफ़र में जो हॉस्पिटल नर्सेस और वो जो नया परिवार बन रहा है, और वो नया परिवार इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, और फिर वो जो होप डिलीवर करती है, मतलब जठरे शयनम इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्स, होप एंड फेथ। तो ये फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चल रही है, और मेरी ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थैंक यू। तो शुक्रिया दादा साहब फाल्के अवार्ड का, क्योंकि क्या ये जो अवार्ड मुझे मिला है अभी, ये किसी भी नए फिल्म मेकर के लिए बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसका दो कारण है। एक, ये अवार्ड ना एक नए फिल्म मेकर की हिम्मत बढ़ाता है, और दूसरा एक हौसला देता है कि आप शायद मेरी अगली फिल्म बहुत अच्छी कर सकूँ। सो आई थैंक दादा साहब फाल्के फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपकी एसोसिएशन ने मुझे काबिल समझा, कि ये फिल्म को काबिल समझा कि आप मुझे अवार्ड दें। दादा साहब फाल्के अपने आप से काफ़ी बड़ी जो सम्मानित किया गया, कितना आप एक्साइटमेंट हुआ और नया क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कौन सी प्रोजेक्ट आपको अवार्ड मिला है? जी बिल्कुल। सो दादा साहेब फाल्के बेसिकली है मराठी, मैं भी मराठी हूँ, आय एम फ्रॉम पुणे. सो मला प्रचंड अभिमान आहे की मला दादासाहेब फाळकेचा पुरस्कार यावर्षी मिळाला. और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब मेरी जो लास्ट ईयर मैंने फिल्म की थी, सो बेसिकली मैं लंदन से मेट फिल्म स्कूल से पास आउट हुआ हूँ और अभी मैं इंडिया में पिछले ही साल आया हूँ. सो अभी मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो कांस के लिए सिलेक्ट हुआ था और अभी दादासाहेब फाल्के मुझे मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे आई एम राइटिंग न्यू स्क्रिप्ट्स कि आई एम इन सर्च ऑफ सम प्रोड्यूसर्स कि जो हम जैसे नए फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सके और ऑल्सो जो ना कुछ नया सब्जेक्ट ट्राई कर सके, जो क्योंकि मैं अपनी हर एक फिल्म में हर एक नाटक में एक नया सब्जेक्ट ट्राई करता हूँ. काफ़ी प्राउड मोमेंट है एक एक्टर के लिए अवार्ड मिलना, वो भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. एक ऐसे रोल के लिए जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है. जैसे अंदर भी बात की गई कि मैंने काफ़ी सालों तक कॉप किया है, पुलिस किया है, तो खुद को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खुद को एक्सप्लोर कर रहा था. और ऐसे ही एक पहले प्रोजेक्ट में इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये एक बहुत ही खुशी वाली बात है. प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, कुछ एक दो फिल्म्स ऑन फ्लोर है, बट उनके बारे में अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा मैं. एक दो फिल्म्स आ रही हैं, एक दो वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो काम तो चल रहा है. मगर ये है कि अब कुछ अलग करना है, जैसे इस फिल्म में किया है. एंड होपफुली आप लोग मुझे आने वाले सालों में अलग अलग रोल्स में देखते रहोगे. तो क्या बिग बॉस करने का इरादा है? बिग बॉस मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज वहाँ आपको 24 घंटे एक्टिंग करनी पड़ती है, हम सिर्फ कैमरा के सामने करते हैं. Thank you. First of all, thank you so much to God and also the organizer for this wonderful opportunity. मेरा गाना आ रहा है आज की रात एंड उसके अलावा 2 वेब सीरीज़ आ रही है फ़िलहाल. एंड येस, अपकमिंग शूट्स है काफ़ी सारे, दैट्स व्हाई आई एम हियर. सो आई एम बेस्ड आउट इन दुबई and I specially come here for this event, and I'm also working on 3rd on Bombay Times Fashion Week. So hope to see you soon all over there. इतनी सारे प्यार मिला गाने को, आप बन रहे हैं, इतने सारे काम मिल रहे हैं, इतना मीडिया से प्यार कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, कितना एक्साइटमेंट में प्यार मिला करेंगे? So I really feel that I'm so blessed that I get this opportunity. तो ये ऊपर वाले की दुआ है और माँ बाप का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है. गाने क्या हुक लाइन है तो अगर याद है तो देख लें. सो टाइटल है आज की रात, कि आज की रात ना जा, दैट्स द सॉन्ग. एंड सो इट्स बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग, बट यूनिक चीज़ ये है ये गाने की कि ये इंडिया के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं. एंड ये गाना रिलीज़ हो रहा है दुबई में, एंड वी ट्राई कि हो सके तो यहाँ इंडिया में भी वी विल डू इट. सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ सॉन्ग कि हम इंडिया पाकिस्तान को एक साथ टुगेदर लेके चल रहे हैं. येस, सो एज आई सेड इट राइट नाउ, अभी एक फैशन इवेंट है, मैं वो कर रही हूँ. इसके अलावा मेरे 2 सॉन्ग आ रहे हैं, एक कासिम हैदर जो है उनके साथ मेरे 2 गाने हैं वो आ रहे हैं. एंड एक वेब सीरीज़ है जिसका शूट आफ्टर 1 month इट विल स्टार्ट. किस टाइप के सॉन्ग जो आ रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट
आज की रात जो मैंने किया दैट वाज अ सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, एंड अभी जो गाने आने वाले दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट. वन इज डांस नंबर एंड सेकेंड वन जो है दैट इज़ अ लव सॉन्ग. और जो प्यार में ऑडियंस से कुछ बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स के ऑडियंस? Yes, audience, thank you so much for your love and keep blessing me. ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए and do like our song as well. Thank you so much. और ये मेरी फिल्म है महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन, जिसको आज दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्सपेरिमेंटल फिल्म में मिला गया है. तो इसको एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस किस्म की फिल्में ज़्यादातर बनती नहीं हैं. फिल्मों से जो लोग मैसेज लेके जाते हैं अपने घर में, वो कभी कभी झूठ से रिलेटेड रहता है या कोई ऐसी गंदगी को देख के हम उसका मज़ा उठाते हैं. ये फिल्म में ऐसा दौर चल पड़ा है. हम लोगों की फिल्म महालक्ष्मी पथ अलग से है क्योंकि वो हमको वो रास्ता दिखाती है जिस रास्ते से हम नेक रास्ते पे जा सकें. और हमारे अंदर जो फीमेल एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्ति है जिसको हम जगा सकते हैं, उस शक्ति को का माध्यम है योगा, जिसे हम सहज योगा कहते हैं. और उस योगा के माध्यम से हम एक कुंडलिनी शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति की जागृति के बारे में इस फिल्म में बात कर रहे हैं. और हमारे जो दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक अच्छी गृहलक्ष्मी बनकर, एक अच्छी नारी बनके वो अपने घर को संभालती हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाती हैं कि कैसे सही जीवन में, कैसे सही तरीके से अपना पालन जीवन का करना चाहिए अपने प्रति, लोगों के प्रति. तो हम लोग को अपने आप को एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, हम इस फिल्म के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. मेरा आइडिया ये था कि हम लोग फिल्मों में एंटरटेनमेंट तो ज़रूर लेते हैं, मगर फिल्मों से कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज जिससे कि हम लोग अपने आप के अंदर सुधार ला सकें, अपने समाज में सुधार ला सकें. और इस सहयोग के द्वारा ये मानवता के लिए एक ऐसी देन है हमारे योग शास्त्रों में, जिसके बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हमेशा कहते थे कि ये योग भूमि है, उसको हम थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं. हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है वो पूरे देश विदेश में आज उसका गुणगान हो. ये महालक्ष्मी पथ वो पथ है